वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टैट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे इंडियन जीके को, जो सोशल स्टडी वाला पोर्शन है। और आज का पहला प्रश्न है हमारा, दक्कन पठार कहाँ स्थित है। तो दक्कन का पठार, जिसको डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, ये है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, भारत में है। अच्छा, दक्कन का फ्लैट जो पठार है वो किसे कहते हैं, जो आपका साउथ रीजन है भारत का, जो दक्षिण क्षेत्र है भारत का, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला जोन, वो जो है डेक्कन प्लेट्यू है। और पठार किसको कहता है, जो जमीन का उभरा हुआ क्षेत्र होता है, समतल उभरा हुआ क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, जैसे कि विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार जो है वो जिसे विश्व की छत कहा जाता है, कहाँ है, तिब्बत में है। इंपॉर्टेंट है ये, एचपी टैट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि विश्व की छत जो है किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे आप लोग। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अच्छा, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ और विंध्याचल श्रेणी के बीच में से बहती है। मान लेते हैं कि ये जो पहाड़ियाँ ये अमरकंटक की है और ये जो है ये है विंध्याचल श्रेणी, तो इसके बीच में से जो है वो नर्मदा नदी बहती है, ऐसे करके। तो समझ गए होंगे आप लोग, ऐसे थोड़ा जियोग्राफिकली याद रखना आसान होता है। और नर्मदा नदी के बारे में अगर हम और बात करें तो दो नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती है। देखो इस प्रकार से जो है, एक मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। इस प्रकार से जो है वो भारत का साउथ सदर्न रीजन है। तो यहाँ से इस साइड को है अरब सागर, इस साइड को अरब सागर है और इस साइड को बंगाल की खाड़ी है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, ऐसे करके। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, बाकी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मतलब इस साइड को गिरती है। बंगाल की खाड़ी इस साइड को है, ये है आपका अरब सागर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ए एस अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बी लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर जैसे यहाँ पर जो है नर्मदा और ताप्ती की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है जो अरब सागर में गिरती है ये बनाती है एस्चुरी। पेपर में प्रश्न आता है कि कौन सी नदियाँ जो है वो एस्चुरी बनाती है, हिंदी में नदमुख कहा जाता है। एस्चुरी वो होती है जब नदी सागर में मिल रही होती है तो डायरेक्ट सागर में मिल जाती है, किसी प्रकार का डेल्टा नहीं बनाती। जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है ये डेल्टा बनाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, इस साइड को। बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, गंगा ब्रह्मपुत्र, और ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब होता है जब नदी सागर में मिलने वाली होती है तो एक बहुत लार्ज एरिया जो अपने साथ में कवर करते हुए जो है किसमें गिरती है, सागर में गिर जाती है। तो एस्चुरी वो बनाती है नदमुख, जो अरब सागर में गिरती है, और अरब सागर में गिरने वाली नदी नदमुख बनाएगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है वो क्या बनाएगी, आपका डेल्टा। उम्मीद है आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे। तो ये दोनों नदियाँ जो है ताप्ती और नर्मदा, ये बनाती है आपकी एस्चुरी या नदमुख। नदमुख का मैंने बता दिया है कि सीधे ही डायरेक्ट ही सागर में गिर जाती है, ये कोई बड़ा एरिया जो है उसको जब सागर में मिलने से पहले जो बड़ा एरिया जो है उसको कवर नहीं करते। डेल्टा जो होता है वो ऐसे ट्रायंगल टाइप का होता है, ऐसे करके, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर मैं। डेल्टा जो होता है इस प्रकार से नदी आ रही है, सब मान लेते हैं, और यहाँ से जो है ऐसे करके जो है यहाँ पर जो है सागर है, यहाँ पर मिल जाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें सतपुड़ा, तो सतपुड़ा रेंज में से प्रश्न आता है कि सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है धूपगढ़। कौन सी, धूपगढ़। ये प्रश्न भी बनता है, आप लोग नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है। और पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, पश्चिमी घाट जिसको वेस्टर्न घाट भी कहते हैं, पश्चिमी घाट घाट कहाँ है, ये सदर्न जोन में है, मतलब साउथ में है, भारत के दक्षिण में है। और प्रश्न आता है कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। अगर प्रश्न आया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से जो रेंज में है, तो कौन सी रेंज में है, वेस्टर्न घाट में। दो प्रकार के घाट है ना, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कौन जोड़ता है, आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ जोड़ती है। और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा है। और पश्चिम घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी है। अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी अन्नाईमुड़ी है। अगर आप लोगों को आप जान पूछना चाहेंगे कि
प्रायद्वीपीय भारत क्या है, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, जैसे कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से हमारा साउथ इंडिया है वी शेप का, नीचे इधर जैसे श्रीलंका है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जो भूभाग प्रायद्वीप की जो पेनिनसुलर की जो फुल डेफिनेशन होती है, ये पेनिनसुलर किसको कहते हैं, वह भूभाग जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ से भी पानी है, यहाँ से नीचे से भी पानी है और यहाँ से भी पानी है, तो ये प्रायद्वीप है, इसलिए से भारत का प्रायद्वीप कहा जाता है, जो साउथ वाला जोन है। बता दिया मैंने आप लोगों को प्रायद्वीप किसको कहते हैं, वह भूभाग जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा रहता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आप लोगों से डिटेल डिस्कस कर लिया है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो काली मिट्टी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गुजरात में। काली मिट्टी जो है वो ज़्यादातर साउथ में पाई जाती है। और काली मिट्टी आपको पता होना चाहिए किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए। कपास की खेती कहाँ की जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे जो हमारे राज्य है, कर्नाटका हो गया, ये जो राज्य है यहाँ पर कपास की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। और कपास जो है मेनली कौन सी मिट्टी में उगता है, काली मिट्टी में उगता है। पेपर में प्रश्न बनता है कि कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है, तो कौन सी होती है, काली मिट्टी। पेपर में प्रश्न बनता है, फिर से जोर डाल के बोल रहा हूँ, प्रश्न ऐसे बनता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है लाभदायक होती है। नीचे ऑप्शन दिए होगा आप लोगों को, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ऐसे ऐसे करके, तो कौन सी होती है, काली मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है। अच्छा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का क्या फेमस है, केसर, सैफ्रॉन जिसको कहते हैं। केसर जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो है काला जीरा जो है उगाने में लाहौल स्पीति में जो है जोर दिया जा रहा है, कौन सा, काला जीरा। हिमाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिका किसने लिखी, ये पुस्तक है इंडिका, किसने लिखी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मैगस्थनीज ने लिखी है। मैगस्थनीज कौन था, पेपर में प्रश्न ऐसा भी आता है। मैगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप लोग पूछेंगे तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सेनापति था किसका, आपका अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर ने का राजदूत जो था वो था मैगस्थनीज। और मैगस्थनीज ने जो है वो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, अशोक का आपको पता है 261 में जो है वो कलिंग का युद्ध हुआ है, बीसी में जो है कलिंग का युद्ध किया है अशोक ने। पेपर में प्रश्न बनता है कि कब किया गया है, 261 में। बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध में से क्या क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल में। और पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी बाबर की, तो बाबर जो था आप लोगों को पता है मुगल का संस्थापक था, जो कि 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ता है, 1526 में बाबर की मैं बात कर रहा हूँ। और ये लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। और अजंता गुफाएं कहाँ हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। और एलिफेंटा केव्स कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। सारी याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। कौन कौन सी बताई, एलोरा केव्स पूछी जाए महाराष्ट्र में, अजंता महाराष्ट्र में, एलिफेंटा महाराष्ट्र में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एक और कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है। और क्यों ये प्रश्न आता है ये भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और अगर हम बात करें खजुराहो मंदिर की, तो ये कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रश्न ऐसा भी आता है कि खजुराहो मंदिर जो किसने बनाए हैं, चंदेला द्वारा बनाए गए हैं। इसको नोट कर लेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा। चंदेला द्वारा बनाए गए कौन से, खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। स्टार लगा देता हूँ, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा इसको। अगर हम बात करें गुजरात, तो गुजरात में क्या है, सोमनाथ मंदिर है। और इसको किसने लूटा था, महमूद गजनबी ने लूटा था। कब लूटा था, 1026 में लूटा था। पेपर में प्रश्न बनता है इस प्रकार से। और ये महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण था। 17 बार जो है महमूद गजनबी ने जो है भारत को लूटा हुआ है, जिसमें से 16वां आक्रमण जो था उसमें वह सोमनाथ को मंदिर को लूटता और बहुत सारा सोना चांदी लेकर जाता है। इवन जो मंदिर के जो दरवाजे होते हैं सोने चांदी से बने हुए, उनको भी निकाल के ले जाता है। तो उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से पेपर में प्रश्न जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सती प्रथा को समाप्त करने का कानून
कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1829 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 1829 में। और किसने बनाया था? पेपर में प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो विलियम बेंटिक ने बनाया था। किसने? बेंटिक ने बनाया था। पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से। बेंटिक ने जो है सती प्रथा को खत्म करने का जो कानून पास किया था। और इसके साथ में एक और नाम आता है राजा राम मोहन राय का। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सती प्रथा को खत्म करने का। सती प्रथा आप लोगों को पता ही है, एक बार फिर से मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। सती प्रथा जब जो किसी का हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी, तो जब उसे जलाया जाता तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था, यही सती प्रथा थी। और विलियम बेंटिक ने जो है इस पर रोक लगाई थी 1829 में। और इनके साथ में राजा राम मोहन राय का भी विशेष रोल रहा है। पेपर में प्रश्न बनता है यहाँ से भी। और बेंटिक से और क्या प्रश्न बनता है कि ये भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट है, पेपर में ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। प्लासी की लड़ाई डैश में हुई, कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 1757 में, 1757 में। अब आप लोग पूछेंगे कि 1757 में प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश और जो बंगाल के नवाब के बीच में। ब्रिटिश से रॉबर्ट क्लाइव थे और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच में। ध्यान रखेंगे, पेपर में ऐसे भी प्रश्न बनता है कि प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी 1757 में। इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनता है। अगर हम बात करें 1764 में, तो 1764 में मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, जिसको क्या कहा जाता है? बक्सर की लड़ाई। क्या कहा जाता है? बक्सर की लड़ाई। और इसी लड़ाई ने जो है, बक्सर की लड़ाई और जो प्लासी की लड़ाई हुई, इन दो लड़ाइयों ने जो है भारत का जो भविष्य तय किया था। जैसे ही इन दोनों लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला को हरा देता है, और बक्सर की लड़ाई में जब हेक्टर मुनरो जो होता है मुगल आलम द्वितीय और उसके साथ में मीर कासिम को हरा देता है 1764 में। कौन सी बात कर रहा हूँ मैं? बक्सर की लड़ाई की। तो उसके बाद जो है पूरी तरह से जो है अंग्रेजी आधिपत्य हो जाता है भारत पर। तो आप लोग इन लड़ाइयों की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। और 1764 में हुई आपकी बक्सर की लड़ाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट रखेंगे। अगर हम बात करें 1857 में, तो क्या हुई है? 1857 की क्रांति आप लोगों को याद होगा। मंगल पांडे का नाम 1857 में, जिसे क्या कहा जाता है? भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कब हुई है? 1857 में हुई है। मंगल पांडे का नाम आप लोगों को याद होगा। और पेपर में प्रश्न भी बनता है, माफ़ी चाहूँगा, पेपर में प्रश्न भी बनता है कि मंगल पांडे का संबंध इनमें से किस जो है क्रांति से है? तो किस 1857 की क्रांति से है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में प्रश्न बनता है। और इस समय 1857 में कौन थे वायसराय जो थे? वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कैनिंग। इंपॉर्टेंट है, 1857 की मैं अभी बात कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, कैनिंग। 1857 की मैं अभी बात कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति की, 1857 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस नाम को भी याद रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है कि उस समय कौन था वायसराय? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। वेरी इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। 1757 प्लासी की लड़ाई आपकी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। 1764 बक्सर की लड़ाई किसके बीच में? हेक्टर मुनरो और आलमगीर द्वितीय, और उसके साथ में कौन थे? मीर कासिम। और 1857 मंगल पांडे, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, लॉर्ड कैनिंग जो थे यहाँ पर पहले वायसराय, उस समय वायसराय हुआ करते थे 1857 में। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? तो भारत में रेलवे का आरंभ हुआ है 1853 में। इसका बिल्कुल सही आंसर है 1853। और किसने किया है? पेपर में ऐसे भी प्रश्न बनता है, तो इसको किया है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का नाम आप लोग नोट रखेंगे। किसने किया है रेलवे का आरंभ? लॉर्ड डलहौजी को जो है 1848 से लेकर 1856 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। और इसमें ये रेलवे में काफ़ी फोकस करते हैं। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? पेपर में प्रश्न ऐसे भी आता है, मुंबई से थाने तक चली थी। और कितने किलोमीटर तक चली थी? 34 किलोमीटर तक चली थी। पेपर में ऐसे भी प्रश्न आता है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। डेट एग्जैक्टली याद रखनी है, क्योंकि पूरी डेट भी आ जाती है एचपी टैट में, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जलियांवाला बाग है कहाँ? पेपर में ऐसा भी प्रश्न आता है, तो अमृतसर में है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था? तो सबसे पहले जो है रॉलेट एक्ट आता है, 1919 में ही आता है। अब आप लोग पूछेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था?
आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर में प्रश्न आता है ऐसे कि रॉलेट एक्ट कब आया था, कब पास हुआ था, 1919 में ही पास हुआ था। रॉलेट एक्ट क्या था, काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता है। तो रॉलेट एक्ट को जो है वो काला कानून क्यों कहा जाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट में ऐसा था कि जब भारत में जो आंदोलनकारी जो गतिविधियां थी ये बढ़ने लगी थी, भारतीय आंदोलनकारी जो है वो अंग्रेजों को जो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके जो अत्याचारों से बचने के लिए और भारत को आज़ाद करने के लिए। तो क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार जो है रॉलेट एक्ट पास कर देती है। इस एक्ट के तहत जो होता है कि जो भी आंदोलनकारी जो भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध होता है उसको बिना किसी अपील, बिना किसी दलील और बिना किसी वकील किसी दे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ भी किया है नहीं किया है, सीधे बंदे को पकड़ा जाएगा और उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। यही रॉलेट एक्ट पास किया गया था और रॉलेट एक्ट में यही था। उम्मीद आप लोग रॉलेट एक्ट को समझ गए होंगे, यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो इसी एक्ट के खिलाफ जो है एक मीटिंग की जा रही थी, एक जो है सभा की जा रही थी जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। तो जब अंग्रेजी शासन को ये पता चलता है कि ये हमारे खिलाफ जो है एक मीटिंग कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजी शासक जो होते हैं एक ऑफिसर को भेजते हैं जिनका नाम होता है जनरल डायर। तो जनरल डायर वहाँ जाता है जलियांवाला बाग में और अपने सेना जो होती है उनके साथ में, जनरल डायर के साथ में, तो वो सीधे आदेश दे देता है गोलियां चलाने का। और ये जो जलियांवाला बाग होता है यहाँ से एस्केप निकलने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए अंधाधुंध जो है वो अंदर गोलियां चला दी जाती है। एक ही गेट होता है यहाँ पर और एक गेट से जो है सीधे गोलियां चला दी जाती है, तो लोगों के पास बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो जो नरसंहार होता है, बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। तो ये कुछ कहानी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ प्रश्न जानने को मिला। रॉलेट एक्ट क्या होता है इसको भी जानने को मिला। पेपर में क्या प्रश्न बनता है कि काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, कब पास किया गया था, 1919 में पास किया गया था, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला एक्ट कौन सा था, तो रॉलेट एक्ट था। ऐसा भी प्रश्न आता है। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल डिस्कस कर लिया है। और अगर हम बात करें अप्रैल 1920 की, 1920 में जो है कौन सा असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और इस जो है 1922 में जो है असहयोग आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, 1922 में जो है गांधी जी वापस ले लेते हैं जब चोरा चोरी हत्याकांड होता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। अच्छा, प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि मोहनजोदड़ो की जो है खोज किसने की थी, तो इसको किसने की थी, आर.डी. बनर्जी ने, रखलदास बनर्जी ने 1922 में। इसको ध्यान रखेंगे 1922, आर.डी. लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। और एक और आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी दयाराम साहनी ने। और ये कब की थी, 1921 में की थी। इसकी बात मैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहा हूँ 1921, और मोहनजोदड़ो 1922, आर.डी. बनर्जी 1921, दयाराम साहनी। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मोहनजोदड़ो की खोज जो की है वो की है आर.डी. बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की है, दयाराम साहनी ने। पेपर में प्रश्न बनता है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी भी सुना देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट के साथ चलेंगे तो काफ़ी कुछ याद रहेगा। तो जो अंतिम वंश होता है हर्यक वंश का, माफ़ी चाहूँगा, मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश होता है उसके जो अंतिम राजा होते हैं घनानंद, वो जो होते हैं वो कौटिल्य की, चाणक्य की जो है वो बेइज्जती करते हैं। और तब जो है चाणक्य जो होते हैं वो तैयार करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के रूप में। और अंतिम शासक जो होता है घनानंद, उसको जो है चंद्रगुप्त मौर्य मार देता है और मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद में आपका आता है मौर्य, माफ़ी चाहूँगा, मौर्य के बाद मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य करता है। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठता है, और बिंदुसार जो है, बिंदुसार का जो पुत्र होता है अशोक, वो गद्दी पर बैठता है। तो 261 में BC में जो है कलिंग का युद्ध भी अशोक से संबंधित है, आप लोगों को पता ही है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो इस प्रकार से हायरार्की रहती है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे बिंदुसारा और तीसरे नंबर पे अशोक। तो इस प्रकार से है। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के थे और ये बिंबिसार के पुत्र थे। और देखो कंफ्यूज नहीं करना है, दो नाम है बिंदुसार और बिंबिसार। बिंदुसार जो वो अशोक के पुत्र है, और बिंबिसार जो है, माफ़ी चाहूँगा, बिंदुसार जो है अशोक के पिता है मतलब, और बिंबिसार जो है वो अजातशत्रु के पिता है। तो ये बिंबिसार की जब बात हो रही होती है तो हर्यक वंश की बात हो रही है, मगध साम्राज्य की बात हो रही है। और मगध साम्राज्य जो था मौर्य काल से पहले था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक
कौन था? तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखी है। काफ़ी आसान प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है पेपर में। और अगर हम बात करें कालिदास की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है? कुमार संभव होगी, अभिज्ञान शकुंतलम होगी और मेघदूत होगी। ये सारी जो है कालिदास की पुस्तकें हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको भी। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग एचपी टैट की अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि पेपर बहुत जल्द आने वाला है, पेपर फिल होना भी शुरू हो गया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।